नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कवि बिहारी, जिन्हें बिहारी लाल भी कहा जाता है, जो अपनी एकमात्र विश्व प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई के कारण प्रसिद्ध हैं। अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, वाग विदग्धता, काव्य कला और विषय वस्तु के वैविध्य, अभिव्यक्ति और संवेदना दोनों के अद्भुत समन्वय के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले मध्यकाल के उत्तर मध्यकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी, जिन्हें हम दई नई यह रीति शीर्षक से विवेचित कर रहे हैं। विधाता ने उन्हें रचना की एक विलक्षण रीति प्रदान की है। छोटे से छोटे छंद यानी दोहे में संपूर्ण रचना का सृजन करते हुए और एक रंग बिरंगे पुष्पों का गुलदस्ता तैयार करने वाले बिहारी, जिसमें मध्यकालीन समस्त विषयों के वैविध्य को हम एक ही रचना में देख सकते हैं। उत्तर मध्यकाल यूं श्रृंगार काल कहलाता है, रीतिकाल कहलाता है, कला काल भी कहलाता है, अलंकार काल भी कहलाता है। ये मुख्य प्रवृत्तियां तो रीतिकाल में रही ही हैं। रीतिकाल अपने आचार्यत्व के कारण, आचार्य कर्म के कारण, निरूपण परक रचनाओं के कारण अपनी एक विशिष्ट पहचान तो रखता ही है। इस युग के कवि केवल कवि नहीं थे, शास्त्रज्ञ भी थे। परिस्थितियों ने, नियति ने उन्हें शास्त्रोन्मुख किया और संस्कृत के विराट ग्रंथ समूह को, शास्त्रीय परंपरा को उन्होंने आत्मसात किया और फिर उसे ब्रजभाषा में अंतरित भी किया। कवि शिक्षक भी बने और भाषा पर विलक्षण अधिकार अर्जित किया। ब्रजभाषा जो शास्त्रीय ग्रंथों के सृजन का प्रेरक तत्व बनकर हमारे बीच उपस्थित हुई। ब्रजभाषा में चमत्कार पैदा करना, सौंदर्य पैदा करना, सार्थकता प्रदान करना, ये विलक्षण विशेषताएं उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के कवियों के पास रही हैं। इसलिए अभिव्यक्ति कला या अभिव्यक्ति शिल्प, अभिव्यंजना शिल्प, इनकी दृष्टि से रीतिकाल की कविता का कोई सानी नहीं है। बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों को सप्रमाण, सौदाहरण और आंगिक चेष्टाओं को, हाव भावों को, मुख मुद्राओं को, इनको विलक्षण सौंदर्य के साथ बिंबात्मक रूप में, चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कला, ये रीतिकाल के कवियों के पास रही है। बिहारी आचार्य कवि तो नहीं है। उन्होंने निरूपण परक रचनाओं का सृजन नहीं किया, वो लक्षण निर्माण करने के फेर में नहीं पड़े, लेकिन वो शास्त्रज्ञ तो थे। उसके प्रमाण उनके द्वारा सृजित दोहों में
यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देते हैं, उपलब्ध होते हैं। वो नीति काव्य, वो रीति काव्य, नायक नायिका भेद, इन सब के अधिकारी विद्वान थे, ज्ञाता थे। आलंकारिकता के प्रति भी उनकी एक गहन गंभीर समझ मौजूद थी। अनेक उदाहरणों से, दोहों से हम इस बात को देखते भी हैं। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग ई पाए बौराए। ये इस बात के दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं कि उन्हें अलंकारों का जो सैद्धांतिक ज्ञान है, पारिभाषिक ज्ञान है, वह भी था। इसलिए उन्होंने अनेक स्थलों पर, कहीं श्लिष्ट सौंदर्य के तो वो आधिकारिक विद्वान थे। श्लेष अलंकार का चमत्कार उनके अनेक दोहों में हमें मिलता है। और यही नहीं, रीतिकाल में प्रयुक्त होने वाले अनेक उपमान, जिनका सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से रचनात्मक उपयोग बिहारी करते हैं। नेत्र सौंदर्य की बात हो या नख से शिख तक अंग प्रत्यंग को लेकर उन्होंने जो दृष्टांत चुने हैं, जो उपमान चुने हैं, वो अद्भुत हैं। इसलिए वो ग्रामीण चेतना हो, सांस्कृतिक बोध हो, सामाजिक चेतना हो, इन सब को भी अपनी कविता में पिरोते चलते हैं। इसलिए बिहारी को बहुज्ञ कवि, यानी बिहारी की बहुज्ञता जो है, वो उन्हें बाकी सब कवियों से अलग करती है। उन्होंने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा कि वो मां के हृदय का कोना कोना झांक आए हैं, उनका जो वात्सल्य है उसको लेकर उनकी ये उक्ति वास्तव में बड़ी सटीक और सार्थक है। ऐसे ही बिहारी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मध्यकालीन साहित्य के समस्त विषय क्षेत्रों, अनुशासनों के कोने कोने को वो देखते हैं, संस्पर्श करते हैं। चाहे वो खगोल शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, युद्ध शास्त्र हो, अध्यात्म हो, भक्ति हो, दर्शन हो, प्रेम हो, आलंकारिकता हो, ध्वन्यात्मकता हो। ध्वनि के भी बड़े अधिकारी कवि के रूप में बिहारी का ध्वनि काव्य भी बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इसका मतलब उन्होंने ध्वनि सिद्धांत भी पढ़ा है, अलंकार सिद्धांत के भी वो ज्ञाता हैं, रस सिद्धांत के तो प्रकांड विद्वान हैं ही, क्योंकि श्रृंगार रस के बहुत दोहे, संयोग और वियोग, वियोग की दशा दिशाएं, इन सब का भी चित्रण वो विधिवत दृष्टांत और प्रमाण के साथ करते चलते हैं। तो ऐसे बड़े कवि को, ऐसे विराट कवि को मध्यकाल का, जिसे हम रस सिद्ध काव्यधारा के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में उन्हें देखते हैं, वास्तव में दई ने, यानी देव ने उन्हें काव्य रचना की एक नई रीति तो प्रदान की ही है, जिसका हमने रचनात्मक चयन उनके दोहे से ही, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। दई ने, देव ने ये नई रीति बनाई है, प्रारंभ की है, जो कार्य कारण संबंधों से अलग एक अपना स्थान निर्धारित करती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर कारण होता है वहीं पर कार्य होता है, यानी जहां
धुआं दिखाई दे, समझो वहां अग्नि जरूर है, क्योंकि अग्नि और धुएं का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। लेकिन इस दोहे में बिहारी ने बहुत सुंदर प्रयोग किया। उसमें उनका समाज बोध, उनका युग बोध, उनकी सामाजिक चेतना, इन सब का बोध होता है कि नायक और नायिका में अनुराग का शुभारंभ नेत्रों से होता है, प्रेम की शुरुआत दृग द्वार से होती है। इसलिए दोनों में जो प्रथम दर्शन होता है वही संवाद स्थापित करता है। यो नेत्र संवाद के तो बिहारी लब्ध प्रतिष्ठ कवि माने ही जाते हैं। कहत नचत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये दृग उलझते हैं। नायक और नायिका में जो श्री गणेश होता है, शुभारंभ होता है स्नेह का, अनुराग का, प्रेम का, उसका द्वार नेत्र बनते हैं। नेत्रों से ही एक दूसरे के चित्त में, हृदय में, मनोमस्तिष्क में अपनी भंगिमाओं के साथ, अपनी रूपी माभा के साथ नायक और नायिका प्रवेश करते हैं। तो प्रारंभ तो दृग से होता है, नेत्रों से होता है, उलझते नेत्र हैं। लेकिन इसका प्रभाव कुटुंब पर होता है। दोनों के, नायक और नायिका के जो परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो इस नेत्र आलाप से व्यथित होते हैं और उनमें परस्पर मनमुटाव ये पैदा हो जाता है। एक दूसरे पर आक्षेप आरोप प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए ऐसा होने पर फिर भी कुछ संबंधों में एक अन्विति, एक सूत्र जुड़ता है कि दृग भी नायक और नायिका के हैं और परिवार और परिजन भी नायक और नायिका के हैं, जिनमें मनमुटाव पैदा होता है नायक नायिका के प्रेम को लेकर, अनुराग को लेकर। जुरत चतुर चित प्रीति, और इन स्थितियों का लाभ उठाते हैं दोनों के, नायक और नायिका के चित्त, और वो अवसर का लाभ उठाकर एक होकर, जुड़कर एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी अभिन्न हो जाते हैं। यही प्रेम की प्रगाढ़ता का एक प्रमाण भी है। कितने ही सामाजिक विरोध हों, पारिवारिक विरोध हों, लेकिन नायक और नायिका के चित्त जो हैं वो एक दूसरे के हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। तो यहां तक तो परस्पर संबंधों का होना यह स्वाभाविक है, किंतु कवि बिहारी कहते हैं कि यह बात समझ में नहीं आती कि नायक और नायिका के नेत्र उलझना, परिवारों का परस्पर मनमुटाव पैदा करना और दोनों के चित्त का जुड़ना, इनमें तो एक अन्विति है, एक संबंध है, किंतु दुर्जनों के चित्त में, उनके हृदय में पीड़ा क्यों होने लगती है किसी के प्रेम को देखकर, किसी नायक और नायिका के परस्पर समर्पण को देखकर। ये बात कवि कहता है कि मेरी समझ में नहीं आती कि उनका इन दोनों से, इन दोनों के प्रेम से, इनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई परस्पर लेना देना नहीं है, लेकिन उनके हृदय में गांठ बनने लगती है, उनके हृदय में पीड़ा होने लगती है। दई नई यह रीति, विधाता की यह रीति बड़ी नई है, विचित्र है, कि जहां कार्य कारण संबंध भी नहीं है, परस्पर संबद्धता भी नहीं है, वहां भी उसका असर, प्रेम का असर दिखाई देता है। तो ये जो दई नई यह रीति, इस पदबंध को देखें तो बिहारी की कविता में, उनके दोहों में ये नई रीति का अभिव्यक्ति कौशल अनेक स्थलों पर मिलेगा। एक जगह
ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लाल लिखते हैं, नाहिन ए पावक प्रबल, लुठें चलें चहु पास, मानहु बिरह बसंत के, ग्रीष्म लेत उसास। कवि कहता है कि परिवेश में, वातावरण में चारों तरफ अग्नि की तरह तप्त करने वाली, दग्ध करने वाली लू चल रही है, प्रबल गर्म हवा चल रही है। इसको देखकर, इसका अनुभव करके ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत ऋतु के वियोग में मानो ग्रीष्म ऋतु दीर्घ श्वासें ले रही है, लंबी श्वास ले रही है। नाहिन ए पावक प्रबल, लुठें चलें चहु पास, मानहु बिरह बसंत के। मानो विरह जो है वो वसंत का वियोग है। वसंत ऋतु के वियोग में, क्योंकि वसंत छूट गया, वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, जब वसंत से बिछो हो जाता है तो फिर ग्रीष्म ऋतु जो है वो दीर्घ श्वासें ले रही है। अब ये जो कल्पना का रचनात्मक सौंदर्य है, ये बिहारी के पास है। चाहे प्रकृति हो, प्रकृति के अंग उपांग हो, उसका चित्रण हो, कहीं वो मानवीकरण करते हैं, कहीं वो उद्दीपन रूप में, कहीं वो आलंबन रूप में प्रकृति के उपमानों का या उपांगों का सुंदर चित्रण वो करते चलते हैं। कहीं पवन हाथी की मदमस्त चाल में चलता हुआ दिखाई देता है, कहीं शीत ऋतु में या सूर्य की ऊष्मा का कम हो जाना, उसकी तुलना वो घरों जवाई लो घटो खरो पूस दिन मान, तो पूस के महीने में सूर्य का मान कैसे घट जाता है, इस तरह की परिकल्पनाएं भी बिहारी के पास अद्भुत हैं। शरद ऋतु का वर्णन, क्योंकि मध्यकाल में 12 मासा का, षड ऋतु का, इनका वर्णन करने की भी एक परंपरा हमें, चाहे सूफी काव्य हो, चाहे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्य हो, उनमें विशेष रूप से हम इस तरह के प्राकृतिक उपकरणों का, अंग उपांगों का चित्रण देखते हैं। तो शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लिखते हैं, घन घेरा घुटिगा हर्ष, हर्ष चली चहु दिस राह, किया सुचैनो आई जग, शरद सूर नर नाह। अर्थात वर्षा रूपी या मेघों के माध्यम से वर्षा रूपी जो आगमन होता है, उसका घेरा छूट गया है। सभी लोग प्रसन्न होकर इधर उधर, अब जब वर्षा रुक जाती है, थम जाती है, बादल छट जाते हैं, तो सबका यत्र तत्र आवागमन प्रारंभ हो जाता है। यह सब तभी संभव हुआ जब शरद रूपी राजा का आगमन हुआ। ये जो कल्पना की अद्भुत शक्ति, चमत्कारी शक्ति बिहारी के पास है, जिसे वो प्रकृति से भी जोड़ते हैं, नायक नायिका भेद के नक्शक वर्णन से भी जोड़ते हैं। घन घेरा छुटगा हरिश चली चहु दिस राह। अब चारों तरफ बादल छट गए, वर्षा थम गई, राह प्रशस्त हो गई, उज्जवल हो गई, आवागमन प्रारंभ हो गया। किया सुचैनो आई जग, शरद सूर नर ना। ये जो शरद रूपी शरद ऋतु है, वो बिल्कुल एक बादशाही अंदाज में, शैली में जब शरद ऋतु आ रही है, तो ये सब जो अवरोध हैं, ये सब छट गए हैं, दूर हो गए। राजा के आगमन पर जैसे मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ऐसे ही द्वितीया के चंद्रमा का, दूज का चांद का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी लिखते हैं, द्वैज सुधा दीधित कला, यह लखी डीठ लगाई,
मनो आकाश अगस्तिया एके कली लखाई। दूज के चंद्रमा की जो मनोरम कला है उसको कवि ध्यान में रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश रूपी अगस्त्य नामक वृक्ष में एक ही कली दैदीप्यमान हो रही है, दिखाई दे रही है, चमक रही है। ये सौंदर्य की जो अनुपम छटा है, अतुल्य छटा है, उसको रेखांकित करना कवि चाहता है। वाघ हर के चहु पास पूनम ही नित्य प्रति रहो। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है ना। पत्रा ही तिथि पाइये वाघ हर के चहु पास नित्य प्रति पुण्यो ही रहे हो, आनन ओज उजास। इस तरह की परिकल्पना कवि बार बार करता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को, दूज के चांद को, 14वीं के चांद को, ऐसे बहुत से उदाहरण उनके हमें प्राप्त होते हैं। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि कुंज गलियों की, वाटिकाओं की, लताओं की, वृक्षों की सुंदरता का, उनके पुष्पों से सुसज्जित होने का, सौंदर्यमयी आभा का, शीतलता का, मदमस्त करने वाली मादक समीर वायु के झरोकों का, ऐसा चित्रण कवि जब कभी अवसर मिलता है वो करते हैं। इससे यह भी ज्ञात होता है कि मध्यकाल की कविता में, चाहे वो पूर्व मध्यकाल हो या उत्तर मध्यकाल, उन कवियों ने प्रकृति से मनुष्यता का जो संबंध है, जो निकटता है, उसका चित्रण भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से उसमें रमते हुए किया है। उसमें कोयल भी आती है, उसमें तोता भी आता है, उसमें कबूतर भी आते हैं, उसमें मैना भी आती है, उसमें तितली भी आती है, उसमें बाज भी आते हैं। ऐसे बहुत से पशु पक्षी, हाथी घोड़े, इनका भी चित्रण है। रथ आदि का चित्रण भी है, सिंह आदि का चित्रण भी है, और प्रकृति के तमाम जो उपादान हैं उनको भी कवि अपनी कविता के साथ जोड़ते चलते हैं। पर्यावरणीय चेतना भी, प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी उनमें दिखाई देता है। इसी तरह का एक उदाहरण रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। ये जो हाथी, हवा रूपी हाथी, हाथी की जो चाल है वो बड़ी मदमस्त चाल होती है। झूमता हुआ, इठलाता हुआ वो चलता है। तो कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की कि ये जो हवा है ये उस हाथी की तरह धीमी धीमी गति से चल रही है। मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। गजगामिनी जो चाल है, गजगमन की चाल है, उसका सौंदर्य चित्रण करते हुए कवि कहता है। और हाथी जब चलता है तो उसकी सूंड से मद की धारा बहती है, गले में जो घंटा होता है वो भी बजता है। तो हवा के चलने से रणित भृंग घंटावली, ऐसा लगता है कि जैसे भंवरे जब गुंजार करते हैं हवा के चलने से, वृक्षों से, फूलों से, जब वो झोंके से उड़ते हैं तो गुंजार करते हैं। तो वो जो भृंग भंवरे हैं उनकी आवाज जो है वो तो घंटों की तरह बजती है, जैसे हाथी के चलने पर गले में लगे हुए घंटे बजते हैं। और फिर जो पराग गिरता है पुष्पों से, जब भंवरे उड़ते हैं, हवा चलती है, पराग बहता है, तो उसकी कल्पना कभी, उसकी तुलना कभी करता है कि जैसे मधु नीर, हाथी की सूंड से मद की
सुगंध भरे मद की धारा वो टपकती हुई, गिरती हुई, बहती हुई दिखाई देती है। ये जो कल्पना है ये इस बात की द्योतक है कि कवि ने समीर रूपी हाथी की परिकल्पना की। वायु धीरे धीरे चलती है, हाथी भी धीरे धीरे चलता है। मकरंद रूपी यह जो मद है ये झड़ रहा है। इस सब को बहुत चित्रात्मक बनाते हुए कवि अपनी बात को गहनता, गंभीरता के साथ आगे बढ़ाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।